नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा, मेरे साथ है अंजलि। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले हम विंध्य क्षेत्र की खबरों से शुरुआत करेंगे। जी स्वर्णिमा, आज हम बात करते हैं खबरों की। तो विंध्य की खबरों में पॉलिटिकल खबर की हम बात करेंगे। अब 3 तारीख बहुत नज़दीक आ गया है, 3 दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ रिजल्ट को लेकर हर किसी के मन में काफ़ी उत्साह भी है और प्रत्याशियों का दिल जो थाम के बैठे हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं त्योथर विधानसभा की। ये पत्रिका के माया सिटी पेज पर है। विधानसभा चुनाव हर चरण में 14 पोलिंग की होगी मतगणना। त्योथर का रिजल्ट सबसे पहले और मनगवा का सबसे आखिरी। कहा जा रहा है कि त्योथर का रिजल्ट जो है वो सबसे पहले आएगा, लेकिन मनगवा का जो रिजल्ट है वो सबसे लेट, क्योंकि त्योथर में केवल 17 चरण में ही जो मतगणना हुई है और इसे कहा जाता है कि सबसे कम मतगणना यहीं पे हुई है और इसका परिणाम सबसे पहले आएगा। जबकि मनगवा में 21 चरणों में मतगणना हुई थी। इस कारण यहाँ आधिकारिक रूप से मतगणना का परिणाम सबसे लेट आएगा, यानी कि त्योथर सबसे पहले और मनगवा सबसे बाद में आएगी। इसी तरह हम बात करेंगे मतगणना को लेकर ही। तो सिरमौर में 18 चरण में हुआ था और इसमें बूथ 243 थे। सिमरिया में 18 ही चरण पे था, 241 बूथ थे। और त्योथर में 17, 231 बूथ थे। मऊगंज में 18, 251 बूथ थे। देवतालाब में 20 और बूथ थे 267। मनगवा में 21 और बूथ थे 281। रीवा में 18 बूथ थे 244। गुड़ में 19, 256 जो बूथ थे। तो यानी कि 3 तारीख को सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा रीवा जिले की विधानसभा में, तो वो त्योथर का आएगा। जी, अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो सैनिटेशन को लेकर खबर है। यहाँ पर 2-3 जगह पर स्पेस दी गई है जहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से शहर में अगर हम स्वच्छता की स्थिति देखें तो वो इतनी बढ़िया नहीं है। उसी को लेकर यहाँ पर दिया हुआ है कि अस्पताल चौराहा में जो चौपाटी है, जो संजय गांधी अस्पताल उसके सामने बनी हुई है, वहाँ से ही जो मरीज़ हैं और मरीज़ के जो परिवार वाले हैं वो नाश्ते वगैरह की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वहाँ इतनी गंदगी फैली रहती है कि ये उनके स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा ख़राब करती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आने जाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर बीमारियों का डर बना रहता है। यहाँ की साफ़ सफाई के प्रति नगर निगम प्रशासन द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस संबंध में बताया गया है कि अस्पताल के गेट के सामने ही ये चौपाटी संचालित है और यहीं पर जो मरीज़ हैं, मरीज़ के रिश्तेदार हैं जो वहाँ पर टिके हुए हैं, वो यहाँ से लेते हैं चीज़ें, लेकिन समस्या उसी तरह बनी हुई है। असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता है। बताया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय लोग हैं वो बताते हैं कि चौपाटी के अंदर कुछ असामाजिक तत्व भी रहते हैं। यहाँ तरह तरह की गतिविधियाँ चलती हैं। पीने खाने वाले लोग ऐसी ही दुकानों का सहारा लेते हैं, लेकिन गंदगी के चलते इनके लिए भी बीमारियों का खतरा बना रहता है और कोई भी प्रशासनिक इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं एक खबर और सुलभ शौचालय को लेकर है, जहां सुलभ शौचालयों में दोगुना पैसा वसूला जा रहा है। सेवा शुल्क जो होता है वो दोगुना वसूला जा रहा है। अगर 5 रुपये सेवा शुल्क है तो मनमाने तरीके से 10 रुपये लिया जा रहा है लोगों से। व्यवस्था ऐसी है कि सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जो 25 शौचालय हैं उनमें से 13 कम्युनिटी और 12 पब्लिक है। जानकारी के मुताबिक जो पब्लिक शौचालय हैं वहाँ की सेवा लेने वालों से राशि सुलभ इंटरनेशनल स्वयं वसूलता है। वहीं जो 13 कम्युनिटी सुलभ शौचालय उनका उपयोग करने वालों से शुल्क नहीं लिया जाता है। इसकी मेंटेनेंस आदि की राशि नगर निगम द्वारा होती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहीं भी सूची नहीं लगी हुई है कि कितना रेट लिया जाएगा। आवश्यकता होने पर सुलभ शौचालय का उपयोग जो लोग करते हैं उनको मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पर मरीजों के अटेंडर्स परेशान हैं। हॉस्पिटल कैंपस में जो सुलभ शौचालय, वहाँ अस्पताल में जो भर्ती मरीज़ हैं उनके अटेंडेंस जब सुलभ शौचालय जाते हैं तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर सीधे उनसे 5 की जगह 10 रुपये मांगे जाते हैं और इसका जब वो विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं नोक झोंक की भी स्थिति हो जाती है। आपको बता दें कि रीवा शहर में कुल 34 सुलभ शौचालय हैं, जिनमें से 25 का जो ये संचालन है वो सुलभ इंटरनेशनल कंपनी और 9 का नगर निगम के कर्मचारी कर रहे हैं।
जी, अगली खबर की हम बात करेंगे तो एक बेहद दर्दनाक खबर हम मान सकते हैं इस खबर को। लगभग सभी समाचार पत्रों में इस खबर को दर्शाया गया है कि गाय को हमारे पुराणों में माता कहा जाता है उनके अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, लेकिन अब उसकी भी गरिमा को तार-तार कर दिया जा रहा है। गाय की जीभ और दोनों पैर कटे। मऊगंज के में असामाजिक तत्वों ने पार की निर्दयता की सारी हदें। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने जो गाय की हदें यहाँ की सारी सीमाएं जो हैं वो पार कर दी हैं, जो कि दिल दहला देने वाला मामला है। बताया जा रहा है कि गाय की जीभ और पैर दोनों काट दिए गए हैं और फिर उन्हें खेत में फेंक दिया गया था। खेत में फेंकने के बाद वो 4 से 5 दिन तक वह खेत में खुले में पड़ी रही। फिर एम्बुलेंस की मदद से, जो पशु एम्बुलेंस आता है उसकी मदद से उस गाय का उपचार किया गया और फिर उसे वहाँ छोड़ दिया गया। तो इस तरह से प्रशासन, अभी कुछ दिनों पहले मऊगंज के कलेक्टर जो हैं उन्होंने कहा था कि अगर सड़कों पर मवेशी दौड़ते हुए पाए गए तो जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्यवाही होगी। तो क्या इस घटना के बाद अब कर्मचारियों पर कार्यवाही होगी या नहीं, ये नवगठित जिला मऊगंज के रतनगवा गांव का बताया जा रहा है। जी, बात करते हैं अगली खबर की। तो पुलिस और रेत माफियाओं की साठगांठ की ये खबर है। सिंगरौली के माड़ा से ये खबर है, जहां अवैध रेत परिवहन जोरों पर है। यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे ही शाम ढलती है रेत माफिया सक्रिय हो जाते हैं। नदी नालों से लेकर गांव-गांव तक ट्रैक्टरों की धमा चौकड़ी बढ़ने लगती है, जो देर शाम तक और भी ज़्यादा जोर पकड़ लेती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रॉली की दर से रेत की बिक्री की जा रही है, 2 से 2.5 हज़ार प्रति ट्रॉली की दर से। और माड़ा पुलिस रेत माफियाओं को खुला यहाँ पर संरक्षण मिल रहा है। हमने पिछले ही दिनों देखा कि किस तरह से शहडोल में एक पटवारी की हत्या तक कर दी गई थी, लेकिन कहीं भी इस यहाँ पर उल्टा देखने के लिए मिल रहा है कि प्रशासन ही एक तरह से साठगांठ लेके बैठता है इन माफियाओं के साथ, इसीलिए इनके हौसले जो है वो बुलंदी पर रहते हैं, इनके अंदर कोई भी डर नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि थाना में ट्रैक्टर एंट्री फिक्स है। बताया जाता है कि माड़ा थाना क्षेत्र पूरी तरह से यहाँ पर खनिज संपदाओं से भरा है। ये कहीं भी अगर आप देखें तो रेत, बोल्डर, गिट्टी और ये मुरुम वगैरह काफ़ी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ क्षेत्र से रेत उत्खनन और परिवहन करने वाले वाहनों का खासकर ट्रैक्टरों की थाना में एंट्री वसूली होती है, जिससे थाना की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खटकता। तो सोचने वाली बात है कि जब इतनी व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं इस तरह का किस तरह से ये माफिया यहाँ पर सक्रिय है, ये सवाल उठता है। कार्यवाही के नाम पर बताया जा रहा है कि मात्र कोरम पूर्ति होती है। स्थानीय लोगों ने कार्यवाही की मांग भी की है। जो लोगों का कहना है कि वन क्षेत्र और राजस्व क्षेत्र में स्थित नदी नालों से बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन व परिवहन को समय रहते नहीं बंद किया गया तो नदी नालों का स्वरूप बिगड़ता जाएगा, जिससे अवैध उत्खनन व परिवहन पर समय रहते रोक लगाई जानी चाहिए। जी, ये दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में भी इस खबर को दर्शाया गया है कि सीधी में भी हो सकती है शहडोल की घटना का पुनरावृत्ति। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे अगली खबर की। तो हेल्थ को लेकर एक खबर है। इस टाइम पे आप सभी ने सुना होगा कि चीन में एक बार फिर कोरोना की तरह ही निमोनिया कहर बरपा रही है। तो कहीं इसका असर अब हमारे भारत के भी कई राज्यों में अलर्ट कर दिया गया है कि इस बीमारी से बचाव रखें, कोरोना की तरह ही प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं तो मास्क लगाएं और अगर कहीं जा रहे हैं तो तुरंत आकर हाथ धुलें। तो सीधी जिले की अस्पताल की हम बात करें तो सीधी जिले में तेज़ी से बढ़ रहा वायरल फीवर, अस्पतालों में लगी रही भीड़। तो सर्दी, खांसी, बुखार के तेज़ी से बढ़ रहे मरीजों की संख्या, मतलब जो इसके लक्षण हैं निमोनिया के, गले में खराश, सर्दी, खांसी, तेज़ बुखार होती है और बदन में दर्द, अंदर से कमजोरी लगना, ऐसे कई लक्षण हैं जिसमें इस बीमारी के दिखाई देते हैं। ठंड की शुरुआत के साथ ही युवा और बच्चा, बुजुर्ग सभी इस वायरल की चपेट में आ रहे हैं और रोजाना इलाज करवाने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा पहुंच रही है। सीधी जिला अस्पताल की ये घटना बताई जा रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में भारी तादाद में मरीजों की संख्या लगी रहती है और बताया जा रहा है इसके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला बता रहे हैं कि मौसम वायरल फीवर के अनुसार लोग हल्दी जलाकर इसका धुआं लें, जिसकी वजह से भी आराम मिल सकता है। दालचीनी, काली मिर्च, इलायची
और जीरे की को सूती के कपड़ों में बांधकर इसे सूंघते रहें, जबकि तुलसी और अदरक डालकर चाय का सेवन करें। कहीं ना कहीं अगर आपको इस तरह के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो अपने घर में भी आप इनका उपचार कर सकते हैं। जी, अब हम बढ़ते हैं राज्य की खबरों की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे वीरा राणा, इनको मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने मासिम की अध्यक्ष वीरा राणा को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह जो थे, उनके बाद ये प्रदेश में पदस्थ सबसे वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं। बैंस की दूसरी सेवा वृद्धि 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। इस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लगी है। ऐसे में वरिष्ठतम अफसर को सीएस यानी कैबिनेट सेक्रेटरी का प्रभार सौंपने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लिहाजा सरकार ने वर्ष 1988 बैच की आईएएस अफसर जो हैं ये वीरा राणा, इनको सीएस का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के आदेश जारी किए हैं। निर्मला बुच के बाद वीरा दूसरी महिला अफसर हैं जो इस पद तक पहुंची हैं। यहाँ बताया गया है कि इस चयन में वरिष्ठता को तवज्जो दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश से वरिष्ठ आईएएस अफसरों के नाम का पैनल मांगा था। बताया जाता है कि इसमें वीरा राणा, मोहम्मद सुलेमान और विनोद कुमार का नाम था। वीरा राणा को सीएस का प्रभार मिलने की संभावना पहले से ही थी। बुधवार को सीएम शिवराज से भी मिली थी। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी। नई सरकार के मुखिया की पसंद का ही अगला मुख्य सचिव होगा। जी, अगली खबर की हम बात करेंगे तो मौसम को लेकर खबर है। मौसम अभी कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं कि कैसा चल रहा है। किसी दिन धूप तो किसी दिन कोहरा का मौसम रहता है। कल बीती रात आप सभी ने देखा होगा कि बारिश हुई है। रीवा जिले में भी इसका असर देखा गया है। अब हम प्रदेश स्तर पर बात करेंगे तो राजधानी में बुधवार को तापमान जो था वो ठीक ही था, लेकिन उसके बाद भी सावन जैसा मौसम हो गया है। 14 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें मध्य प्रदेश में लगातार चौथे दिन बुधवार को मौसम बिगड़ा रहा, जिसमें सुबह इंदौर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। लेकिन अब बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। इसमें कहा जा रहा कि बुधवार को तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रविवार को इसको बताया जा रहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, जिसकी वजह से बारिश के अलर्ट जारी हुए हैं। और 5 दिसंबर के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग बता रहा है कि अगले 5 दिसंबर के बाद नए सिस्टम्स जो हैं वो सक्रिय होंगे, जिनकी वजह से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होने वाला है। जी, अब बात करते हैं हम एक और खबर की। तो स्कूल में ही एक घटना हुई है जिसे सुनकर आप सभी थोड़ा वो हो जाएंगे। नरसिंहपुर की ये खबर बताई जा रही है कि स्कूल के 2 कर्मचारियों ने 4 साल की मासूम से दरिंदगी की है। नर्सरी की बच्ची के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना बताया जा रहा है 21 नवंबर की है। करेली में निजी स्कूल के 2 कर्मचारियों ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दी है। हालांकि उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बच्ची की हालत बिगड़ने पर मां ने ध्यान दिया तो घटना का पता चला कि मां ने 27 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुष्टि मिली और बच्ची ने बताया कि स्कूल के अंकल ने ही उसे परेशान किया है। तो इस तरह से अगर बच्चे स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ रहेंगे। छोटी बच्ची 4 साल की मासूम जो तो कुछ जानती भी नहीं, उसके साथ 2 कर्मचारियों ने ऐसी दरिंदगी जैसी घटना को अंजाम दिया है। जी, अब रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों का। तो एक बदलाव है जिसके बारे में एक खबर है, दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज है, जहां बताया जा रहा है कि अब राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच जो भी संवाद होगा उसे कोर्ट में नहीं लाया जाएगा। हालांकि इसके बारे में संविधान में पहले से विदित है, लेकिन कानून में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं था, इसको लेकर कोई कानून नहीं था। अब इसको कानून आगे पढ़ते हैं कि क्या है मामला। तो राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच संवाद को किसी भी न्यायालय में मंगवाकर सबूत के तौर पर नहीं रखा जाएगा। नई व्यवस्था भारतीय साक्ष्य संहिता में की जा रही है, जिसे 150 साल पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर लाया जाएगा। अब राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच जो संवाद की गोपनीयता है, इसमें बताया गया है कि संविधान में पहले से था, कानूनी प्रावधान नहीं था। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान अपने आप में कानून नहीं होता, कानून के जरिए संविधान
की भावना को व्यक्त किया जाता है। ऐसे में जो साक्ष्य की संहिता की धारा है 165 में अलग से ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी न्यायालय प्रमाण के तौर पर मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच हुए संवाद को कोर्ट में पेश नहीं कर सकता है। अब इसमें बड़ा बदलाव कौन सा करना पड़ेगा, जो धारा 165 है उसमें बड़ा बदलाव करना होगा इस कानून को लाने के लिए। इसके तहत धारा 165 अदालत में दस्तावेज पेश करने के बारे में, इसमें ये जोड़ा गया है कि किसी गवाह से उसके पास उपलब्ध दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है। न्यायालय राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच के संवाद को पेश करने के लिए नहीं कहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार पुराने कानून में इस तरह का अलग प्रावधान नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 74 क्लॉज 2 में इस प्रकार के संवाद को सार्वजनिक नहीं करने की बात कही गई है। अब ये भावना कानून के प्रावधान में प्रकट होगी। गोपनीयता कानून में भी प्रावधान करने होंगे इसके तहत। ये विराग गुप्ता जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उनका कहना है कि कोर्ट के पास सरकारी संवाद देखने का अधिकार होता है। जनहित से जुड़े केस में वो इस अधिकार का उपयोग करते रहेंगे। इस प्रावधान को लागू करने पर आरटीआई के दायरे से भी इस कम्युनिकेशन को बाहर करना होगा। गोपनीयता कानून में भी प्रावधान करने होंगे, तब जाकर ये कानून सही तरीके से सक्रिय होगा। जी, अगली खबर की हम बात करेंगे तो अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें आज आखिरी दिन चुनाव जो राज्यों के चुनाव का था, तो जो रिजल्ट है वो तो 3 को ही हर राज्यों का आएगा, लेकिन मतदान जो है वो हर राज्यों में अलग अलग दिन होना था। तो अभी 4 राज्यों में मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, लेकिन तेलंगाना में आज यानी कि 30 नवंबर को मतदान हो रहा है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि मतदान के लिए 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1.85 लाख से अधिक मतदान कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और 22,000 माइक्रो पर्यवेक्षक चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। तो और इसमें कुल 3.26 करोड़ मतदाता और 119 जो विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार तेलंगाना में प्रत्याशी हैं 2,290 जो राज्य के चुनावी रण में तैनात हैं, वो 2290 हैं कुल। और आज यानी कि तेलंगाना में भी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मतदान पूरा हो जाएगा और 3 तारीख को वहाँ का भी रिजल्ट आएगा। जी, अब एक बिजनेस को लेकर खबर है, हालांकि बिजनेस नहीं, एक तरह से सबके लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबर भी हो सकती है, जहां 60% तक सस्ती होंगी फल और सब्जियां। बताया जा रहा है कि नए साल का जो जश्न है वो सब्जी और फल के कम दाम होने के रूप में भी आ सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि सब्जियों और फलों की रिटेल बिक्री करने वाली कंपनियों के मुताबिक 1-2 महीनों में कुछ फल और सब्जियों की कीमतें आधी या उससे भी कम हो सकती है। मौजूदा ट्रेंड के उलट होगा ये, जबकि ज़्यादातर फल और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म OTP में एक प्राइस इंडेक्स एनालिसिस के मुताबिक जनवरी में अनार की कीमतें घटकर 131 रुपये प्रति किलो पर आ सकती हैं। अक्टूबर में अनार औसतन 258 किलो था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आलू और प्याज हैं उनके भाव में भी गिरावट आएगी। अब नया आलू आने लगा है, जिससे मावठे की बारिश हो गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आलू की कीमतों में अच्छी खेती हो रही है, तो गिरावट आ रही है। डिमांड सप्लाई का पूरा मामला है। यहाँ पर आलू के भाव 8 से 10 रुपए किलो रह गए हैं। नया आलू भी 50 रुपए से घटकर 30-35 किलो रह गया है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि सेब, कीवी और नाशपाती महंगे हो सकते हैं, और जिन प्रोडक्ट्स के दाम स्थिर रहेंगे, जिन सब्जियों और फलों के, वो है नारियल, पपीता, भिंडी, लौकी, तोरई, केला और मौसम्बी। बताया जा रहा है कि प्याज का भाव भी 40 रुपये प्रति किलो के आसपास अब रह गए हैं। अनार, टमाटर सबसे ज़्यादा सस्ते होने के आसार हैं। जी, अगली खबर की हम बात करेंगे तो स्पोर्ट्स की खबरों पे हम रुक करेंगे। अब स्पोर्ट्स की खबरों में बता रहे हैं कि सैयद एक खबर है बैडमिंटन की को लेकर कि सैयद मोदी बैडमिंटन दूसरे दौर में युवा खिलाड़ी जापान को ओकुहारा में से भिड़ेंगी। बताया इसमें 16 वर्षीय जो उन्नति हैं उन्होंने श्रीकांत से को मात मिली है इससे। और बताया जा रहा है कि भारत के अनुभवी एकल खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत बुधवार को यहाँ खेले जा रहे सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में हार कर बाहर हो गए। वहीं एक महिला 16 वर्षीय लड़की जो है
उन्नति उन्होंने इस मैच को गेम को जीत लिया है और उनको शिकस्त दी है। दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है और पुरुष एकल की शुरुआती दौर में श्रीकांत को कोरिया के चिया हाओ ली ने आसानी से मात दी है। तो इस तरह से बैडमिंटन में एक लड़की ने 16 वर्षीय लड़की ने जीत दर्ज की है। वहीं T20 वर्ल्ड कप T20 चल रहा है, तो इसको लेकर भी है कि BCCI का द्रविड़ पर भरोसा कायम। कहा जा रहा है कि द्रविड़ ही जो राहुल द्रविड़ हैं वही अब 2024 तक कोच रहेंगे। टीम इंडिया के विश्व कप 2024 तक वही कोच बने रहेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो टीम इंडिया में भी अभी स्पोर्ट्स में मैच में भी ये दौर चल रहा है। जी, वहीं रीजनल लेवल के स्पोर्ट्स की बात करें तो अंतर जिला जो क्रिकेट प्रतियोगिता है उसका रीवा विजेता बन चुका है। ड्रॉ पर मैच छूट गया था, लेकिन पहली पारी के बढ़त के आधार पर ये फैसला हुआ है। ये जो मेजबान रीवा था, रीवा और सीधी के बीच ये मैच था, बुधवार को बिना किसी परिणाम के अनिर्णित समाप्त हो गया। लेकिन पहली पारी में मिली 318 रनों की लीड के आधार पर मेजबान रीवा ने विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। जी, अब हम रुक करते हैं कार्टून्स की तरफ अंजलि। बिल्कुल। तो हमारे पास कार्टून है, सबसे पहले नोक झोंक है दैनिक भास्कर में, जिसमें एक नेता है और वो जो रिज़ल्ट की बात को लेकर वोटिंग जो इलेक्शन के रिज़ल्ट उनकी बात को लेकर अपना हाथ दिखा रहा है और बोल रहा है कि वोटिंग और रिज़ल्ट में इतना गैप कि स्याही तक छूट गई। जी, अब हम बात कर रहे हैं पत्रिका में इलेक्शन टून करके कार्टून आता है। तो एक बाबा हैं, उनके पास जो प्रत्याशी हैं वो खड़े हुए हैं, बोलते हैं एग्जिट पोल ओपिनियन पोल छोड़ो, आप तो हाथ देकर बताइए। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो उत्तरकाशी टनल था उसमें कोई बाबा थे, उन्होंने देखा था हाथ, बोला था अगले 24 घंटे के अंदर, भविष्यवाणी उन्होंने किया था कि 24 घंटे के अंदर मजदूर बाहर निकल आएंगे। तो इसी तरह से प्रत्याशियों का कहना है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल छोड़ दीजिए, आप हाथ देखकर बताइए कि क्या होगा। जी, तो ये था हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह और आपके पास जो भी जन मुद्दे हो वो हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर करिए। आपको खबरें पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट में भी विजिट करिए।